हेलो, आई एम रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी गर्ल्स कॉलेज। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मैक्सवेल के इक्वेशंस। पहले फर्स्ट दो इक्वेशन को हमने डिराइव कर लिया था। फर्स्ट इक्वेशन थी गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी गाउस लॉ इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड इक्वेशन है गाउस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो हम लास्ट में जो दो इक्वेशन और भी हैं, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, तो हम थर्ड इक्वेशन के बारे में पहले देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग एक्चुअली क्या है कि फैराडे लॉ है। तो फैराडे लॉ के बारे में आप जानते हैं कि फैराडे लॉ का क्या मतलब था। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए क्लोज लूप इज गिवन बाय द ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ओके, तो ये तो आपने पहले से जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो जैसे इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉइल बना रहा हूँ। ठीक है, इस कॉइल पर के पास में एक बार मैग्नेट है मेरे पास। इस बार मैग्नेट को मैंने, अगर इस बार मैग्नेट को, तो इस मैग्नेटिक बार मैग्नेट है अपने पास, जैसे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जनरेट होगी और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इस प्लेन के से अंदर गुजरेगी। जो मैग्नेटिक लाइन्स हैं इस प्लेन से अंदर की तरफ फ्लो करेगी, क्योंकि नॉर्थ साउथ इस तरह से अपना होगा। अगर इस मैग्नेट को मैं बार बार टाइम के साथ में पास में लाता हूँ फिर दूर ले जाऊंगा, तो पास में लाने से क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन से फोर्सेस इस लूप में से या इस सरफेस में से पास होगी। अगर दूर ले जाने पे क्या होगा, इसमें से मैग्नेटिक लाइन से फोर्सेस कम पास होगी। ठीक है, इसका मतलब अगर फ्लक्स का मीनिंग क्या होगा, इस सरफेस से जितनी मैग्नेटिक लाइन से फोर्सेस या पर यूनिट एरिया से जितनी लाइन से फोर्सेस पास हो रही है वही अपना फ्लक्स है। ठीक है, तो इस सरफेस से अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो पास हो रही हैं, उस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो पास हो रही है उसे हम फ्लक्स बता रहे हैं, और उस फ्लक्स को हमें क्या करना है, टाइम के साथ में चेंज करना है। ठीक है, अगर फ्लक्स को टाइम के साथ चेंज करने का मीनिंग ये था कि इस मैग्नेट को बार बार हम पास में दूर ले जा रहे हैं। अगर पास दूर और पास ले जाने की वजह से इस सरफेस में से लाइन्स ऑफ फोर्सेस कम और ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो गया, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस जो वायर है, इस कॉइल के वायर में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, इसके चार्जेस को इस वायर में मूव करवाएगा। ठीक है, तो इस वायर में अगर चार्जेस मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगी, और करंट की वजह से अपने एक इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है। ठीक है, मतलब कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और वो इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसलिए अपन माइनस का साइन आ रहा था। और तो ये अपना हो गया फैराडे लॉ। तो अब फैराडे लॉ में फाई एक तरह से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसलिए अपन फाई को हम ले सकते हैं बी डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, तो हमें इस फाई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ई बराबर माइनस डी डेल अपॉन डेल टी समथिंग क्वांटिटी मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, फिर अपन क्या कर रहे हैं, इस डेल अपॉन डेल टी और डी एस मैग्नेटिक लाइन से फोर्सेज टाइम के साथ में चेंज हो सकती हैं, साथ में बी डी एस के साथ में भी। अगर सरफेस को मैं चेंज करता हूँ तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी की वैल्यू चेंज होगी, और अपने टाइम के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। लेकिन टाइम और डी एस जो सरफेस है दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। इस वजह से इस डेल अपॉन डेल टी को इस इंटीग्रेशन के अंदर भी ले सकता हूँ, इसलिए मैंने इस इंटीग्रेशन के इसको अंदर ले लिया। तो मैंने क्या बन गया, डेल बी अपॉन डेल टी डॉट डी एस, क्योंकि डेल अपॉन डेल टी और डी एस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने की वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल बी अपॉन डेल टी डॉट डी एस इस तरह से अपने पास आ गया। ठीक है, आगे मैंने लिख रखा है कि ई बराबर इंटीग्रल का क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल। ये अपने एक तरह से वर्क डन को बता रहा है। जो अपना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ था, वो इंड्यूस ईएमएफ ने क्या कर दिया, इस डीएल पाथ के अलोंग चार्जेस को मूव करवाया था। ठीक है, मतलब कि एक पर यूनिट चार्जेस के ऊपर वर्क डन की बात कर रहे हैं। पर यूनिट चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने ई बता रखा है, और वो जो यूनिट चार्ज है उस यूनिट चार्ज को डीएल लेंथ हमने डिस्प्लेस किया। आगे मैंने क्लोज इंटीग्रल लगा रखा है, इसका मतलब कि एक क्लोज जो अपना ये कर्व, ये पूरा लूप बन रहा है, इस लूप के अलोंग हम चार्जेस को मूव करवा रहे हैं। तो एक पूरा क्लोज लूप में अगर चार्जेस को मूव करवाते हैं यूनिट चार्ज को, तो उस केस में जो ईएमएफ बनेगा वो ईएमएफ को मैंने ई लिख दिया। तो ई बराबर क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल लिख सकते हैं हम। एक तरह से अपना एक वर्क डन हुआ। ठीक है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने पर अपने पास इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाइड हो गई। ठीक है, हमें क्या करना है, एक तरफ तक क्या है, लाइन इंटीग्रल है, और दूसरी तरफ सरफेस इंटीग्रल है। तो दोनों तरफ इंटीग्रल को अगर रिमूव करना चाहते हो तो आप हमें क्या करना होगा, इस दोनों इंटीग्रल को बराबर करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर रहे हैं बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम के चेंज की यूज से हमने इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पर भी सरफेस इंटीग्रल और यहाँ पर भी सरफेस इंटीग्रल है, तो दोनों तरफ से इंटीग्रेशन को अपन हटा सकते हैं। तो हमने पास लास्ट में रिमेन हमने पास क्या बच गया, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है,
तो ये अपना होता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फैराडे लॉ, और यही अपनी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने अपनी 3 इक्वेशन तो दे दी, और इस इक्वेशन का एक मीनिंग ये भी है कि हम मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये अपना चेंजेस हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन क्या कहता है। मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन एम्पियर सर्कुलर लॉ से हम डेराइव करेंगे। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है कि एक किसी क्लोज प्लेन सरफेस, अपना एक क्लोज कर्व है, एक क्लोज लूप है अपना, इस लूप से जितनी करंट पास होती है, ठीक है, बी डॉट डी एल का मतलब ये हो गया कि इसमें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बी है। जैसे ये अपने सरफेस को मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, इसके बीच में एक वायर है अपना, ओके, जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, जिसमें यहाँ पर डिनोट कर रहा है आई, और आई करंट फ्लो होने की वजह से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो एक लाइंस बना दी, और इसका मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस का एक जो लूप बना है उसका अगर मैं लाइन इंटीग्रल करता हूँ तो वो म्यू 0 I के इक्वल होगा। तो ये एम्पियर का सर्कुलर लॉ होता है। ठीक है, जहाँ पर आई क्या है, करंट है, तो हम करंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं करंट डेंसिटी की टर्म में भी। तो करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन एरिया, तो यहाँ से अपन करंट की वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ द जे डॉट डी एस, जे अपना करंट डेंसिटी है। ओके, तो इस आई की जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे अपना लाइन इंटीग्रल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सरफेस इंटीग्रल है। तो दोनों तरफ से अगर इंटीग्रेशन को बराबर करना है तो दोनों तरफ बराबर इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस लाइन इंटीग्रल को हमें चेंज करना है सरफेस इंटीग्रल में। ओके, ये सरफेस इंटीग्रल, ये भी सरफेस इंटीग्रल है। तो इस केस में हम सरफेस इंटीग्रल को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो अपने क्या बन जाएगा, डेल क्रॉस बी बराबर म्यू 0 जे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जबकि थर्ड इक्वेशन में क्या था, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था तो एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ तक तो हमने, ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है और ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, ओके, इसके बाद में मैक्सवेल ने क्या किया था कि ये इक्वेशन ओनली फॉर स्टडी क्लोज करंट के लिए थी। स्टडी करंट का मतलब आप समझ के पहले ही बता चुका हूँ कि स्टडी करंट का मीनिंग ये था कि हमें जो चार्जेस, जो करंट है वो स्टडी फॉर्म में फ्लो हो रही है, मतलब चार्जेस पर यूनिट टाइम इंटरवल में चार्जेस भी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो करंट की वैल्यू एक तरह से कांस्टेंट है अपनी। ठीक है, तो उस केस में ये अपना इक्वेशन वेरीफाई होगा। अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड द करंट डेंसिटी शुड बी मॉडिफाइड, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है बार बार, तो उस केस में क्या होगा, करंट की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, तो उस केस में वो स्टडी करंट नहीं हो पाएगी। उस केस में ये एम्पियर सर्कुलर लॉ को हम किस तरह से मॉडिफाइड करते हैं, तो उसका मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, और इसी मॉडिफिकेशन को मैक्सवेल्स करेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल का सबसे बड़ा डिस्कवरी यही थी। तो इसके बाद में इन्होंने क्या किया था, तो डेल क्रॉस बी बराबर म्यू 0 जे अपने पास है। ठीक है, तो इन्होंने करंट डेंसिटी को एक अपना नया वर्ड, साथ में करंट डेंसिटी को मॉडिफाइड करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से एज्यूम्शन दे दिया कि जे प्लस जे डैश, मतलब जे डैश एक करंट डेंसिटी और भी है जो इसमें टर्म में इंक्लूड होगी ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी को हमें मॉडिफाइड करना होगा, तो जे प्लस जे डैश बता दिया। तो अब जे डैश की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इधर भी डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस एच, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के कल का अगर हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा 0 आता है, और मैथमेटिकली एक्सप्रेशन इसका 0 रहेगा। तो ये टर्म तो 0 हो गई, बचा क्या, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे डैश। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन एक तरह से चार्ज कंजर्वेशन को शो करता है। तो चार्ज कंजर्वेशन को किस तरह से शो करता है, डाइवर्जेंस ऑफ जे बराबर माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। जैसे लेट सपोज अगर अपने पास एक वॉल्यूम है, एक क्यूबिक वॉल्यूम है, उस क्यूबिक वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, मतलब चार्जेस जैसे 10 चार्जेस है उसमें अंदर, तो 10 चार्जेस तो होगा तो उसकी कुछ डेंसिटी होगी, तो वो अपनी चार्ज डेंसिटी रो बता दिया। अगर उस चार्ज डेंसिटी को मुझे टाइम के साथ में चेंज करना है, तो चेंज करने का मीनिंग ये हुआ कि वो चार्जेस उस वॉल्यूम से बाहर की तरफ मूव करवाने पड़े। अगर चार्जेस वहाँ से बाहर की तरफ चलेंगे तो वहाँ से क्या होगा, चार्ज की कम हो जाएंगे, और चार्जेस कम हो गए तो उसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो डेल रो अपॉन डेल टी, और आगे माइनस का साइन का मतलब होता है कि उस वॉल्यूम क्यूब्स में से चार्जेस रिड्यूस हो रहे हैं, मीन्स कि चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। अगर चार्ज डेंसिटी वहाँ से कम हो रही है तो जो चार्जेस बाहर की तरफ मूव करने का मतलब हुआ हो कि बाहर की तरफ करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इसका मतलब करंट उस वॉल्यूम क्यूब से बाहर की तरफ निकल रही है। इसका मतलब उसका जो करंट का जो डाइवर्जेंस है वो डाइवर्जेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक वॉल्यूम क्यूब में चार्जेस का
कम होने का मतलब ये हो गया कि जो करंट है बाहर की तरफ उसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ जे बराबर माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। इसका मतलब एक जगह चार्जेस कम हो रहे हैं तो दूसरी जगह उसके चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। तो ये अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन है जो चार्ज कंजर्वेशन को शो करता है, ठीक है। तो इस कंटिन्यूटी के इक्वेशन के यूज से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ जे की जो वैल्यू हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन से लिखी है वो हम यहाँ पे रिप्लेस करने पर डाइवर्जेंस ऑफ जे डैश इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल टी बन जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को इसके बाद हम रो जो अपने मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें लिखा था डेल डॉट डी बराबर रो होता है, तो रो की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे डेल डॉट डी। अगेन मैं वापस ये बताना चाहूँगा कि डेल जो डेल ऑपरेटर होता है और डेल अपॉन डेल टी है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। डेल अपॉन डेल टी से आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं होने की वजह से हम डेल अपॉन डेल टी को भी अंदर डिफरेंशियल के अंदर ले जा सकते हैं। जो डिफरेंशियल के अंदर ले जाने पर क्या बन गया, डेल डी अपॉन डेल टी बन जाएगा। और डेल डी अपॉन डेल टी, तो इधर भी डाइवर्जेंस इधर भी डाइवर्जेंस, अगर दोनों तरफ डाइवर्जेंस सेम है तो डाइवर्जेंस को हटा दिया, तो नेक्स्ट अपने बच गया जे डैश बराबर डेल डी अपॉन डेल टी, ठीक है। जो मॉडिफिकेशन जो मैक्सवेल ने सजेस्ट किया था उसकी वैल्यू जे डैश बराबर डेल डी अपॉन डेल टी फाइंड आउट हो गई। इस वैल्यू को हम वापस से इस इक्वेशन में पुट करने पर तो डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, ठीक है। इसके अंदर डेल डी क्या है, तो अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था जो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही है अपना, ठीक है, जो दो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो उधर अपना इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड जो अपनी थी फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, तो उस इक्वेशन में जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्जन हो रहा था उसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये मैक्सवेल इक्वेशन का मैक्सवेल ने ये नया मॉडिफिकेशन दिया था और इन्हीं की बेसिस पर, इन चारों मैक्सवेल इक्वेशन के बेसिस पर उन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म थी वो अपना वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की फॉर्म के बराबर थी। और उन दोनों इक्वेशन की फॉर्म सेम होने की वजह से दोनों को कंपेयर करने पर उन्होंने जो लाइट की जो वेलोसिटी होती है, लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ वैक्यूम के अंदर, उसे फाइंड आउट किया। ओके, थैंक यू सो मच. Thanks for watching this video. Please like, comment, share and don't forget to subscribe our YouTube channel and visit our website gurukpr.com. Thank you so much.